हमारे पास कंडीशन है x प्लस ए टू द पावर n, ये हमारे पास आर्टिकल है। इसके प्रसार में महत्तम, कभी कभी गुणांक भी कह देते हैं, महत्तम गुणांक ज्ञात करना, तो उसका मतलब वही बाइनोमियल कोफिशिएंट से होता है। महत्तम द्विपद गुणांक ज्ञात करना है या टू फाइंड मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। तो अगर देखिए सीरीज में हम देखें x प्लस ए टू द पावर n में अगर एक्सपेंड करें हम उसमें, तो देखिए पहले nc0 आता है, फिर nc1 आता है, ऐसे करके करके बढ़ता जाता है, फिर बीच में ये मैक्सिमम होता है जाकर के, और फिर घटते 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 ncn हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू n होती है, फिर ऐसे करके बढ़ती चली जाती है वैल्यू। तो अब आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा। ये इधर से चल के बढ़ रहा है, इधर से भी चल के बढ़ रहा है, यानी कि मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा। समझ रहे बात, आप बात को समझने की कोशिश करिए। तो बीच वाले टर्म जो होगा, यानी कि मिडिल टर्म जो होगा, उस मिडिल टर्म में ही हमको मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फिर वही ऑड इवन की, अगर मेरे पास इवन टर्म्स है, तो इवन टर्म्स हैं तो फिर उसमें आपके पास क्या बोलते हैं, दो मिडिल टर्म हो जाएंगे, n/2 एंड n/2 + 1। और अगर आपके पास ऑड टर्म्स हैं तो फिर आपके पास एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो कैसे निकलेगा, n+1/2 से निकलेगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, हम इसे एक बार और भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने उससे दूसरा एक फॉर्मूला तैयार कर लिया था। सेम यहाँ पर भी हम इस आर्टिकल में करेंगे। देखिए ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं इनका कंसेप्ट भी आपको बता रहा हूँ, और फिर लास्ट फाइनल रिजल्ट भी निकल के आता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लास्ट फाइनल रिजल्ट याद करते हैं या फिर पूरे प्रोसीजर से अपना दिमाग लगा करके निकालते हैं। तो अगर आप पूरा प्रोसीजर समझ के दिमाग लगा के निकालेंगे तो आपके पास बस ये ओरिजिनल फॉर्मूला और कंसेप्ट जो ये बताया मैंने कि हाँ भाई बीच में जाकर के मैक्सिमम होगा, बीच वाले टर्म निकाल लो आप, तो यही आपको हमेशा याद रखना है। अदरवाइज आपको तरह तरह के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो जिसका जैसा मतलब सही लगता है, जिसको जैसा, दोनों के लिए जो है, जिसको कंसेप्ट से अच्छा लगता है तो वो कंसेप्ट से करे। और वैसे मैं तो यही पसंद करता हूँ कि कंसेप्ट से हर चीज़ करी जाए, वो आपकी जो है हमेशा याद रहेगी, आपको कभी भी आप पढ़ेंगे दोबारा से काम चला लेंगे। और अगर छोटे छोटे करके फॉर्मूले याद करेंगे तो फिर यह है कि क्वेश्चन में अगर घुमा फिरा दिया ना, तो फिर आप वो फॉर्मूले वहाँ नहीं फिट कर पाओगे। लैंग्वेज अगर नहीं पहचान पाए आप, तो फिर वो चीज़ वहाँ पे नहीं लग पाएगी, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें जो है पहले द्विपद महत्तम गुणांक होते क्या हैं, गुणांक क्या होते हैं, तो ये जो बाइनोमियल के टर्म्स होते हैं ये आपके गुणांक होते हैं। और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो बीच में धीरे धीरे 1 से स्टार्ट करके बढ़ता जाता है, और मिडिल टर्म्स जो होंगी जाकर के उसमें होगा। अब एक मिडिल टर्म रहती है या दो रहती हैं, तो इस हिसाब से महत्तम द्विपद गुणांक जो है 1 या 2 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास इवन है या ऑड है। अब देखिए बात इसके इवन की नहीं है, अगर आपका x प्लस ए टू द पावर 5 है, तो देखिए टर्म कितनी हो जाएंगी, टर्म 6 हो जाएंगी, यानी कि आपके दो मिडिल टर्म आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है n के ऑड होने की कंडीशन ऑड ऑड में नहीं जाएगी, वो इवन में चल पहुंच जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वो n+1 टर्म्स होने की वजह से वो सारा मामला खराब हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लग पाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, तो हम जरा जो है वो मैक्सिमम टर्म निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि महत्तम द्विपद गुणांक होता कहाँ है। तो एक लाइन लिख लेते हैं, x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में महत्तम गुणांक मध्य पद का होता है, मध्य पद का गुणांक होता है। तो अब मध्य पद का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये हमें खोजना है, ये लाइन नोट कर लीजिए। जिस महत्तम द्विपद गुणांक की बात करी जाती है वो महत्तम गुणांक जो है एक्चुअली मध्य पद का गुणांक होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, हमारी जो ये पावर है n वो क्या है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो n इवन हो या फिर जो है वो n ऑड हो। तो आप देखिए केस फर्स्ट, जब n सम है, तो देखिए n तो सम है, लेकिन इसके अंदर जब खोलेंगे हम टर्म्स कितनी आएंगी, तो कुल पद कितने होंगे, कुल पद आपके जो है वो n+1 हो जाएंगे, यानी कि वो आपके पक्का पक्का विषम होंगे। और विषम टर्म में हम जानते हैं जब विषम पद होते हैं तो केवल क्या होता है, एक ही मध्य पद होगा। और वो मध्य पद कौन सा होगा, कैसे निकलेगा, वो मध्य पद जो होगा वो विषम के केस में आप याद करिए, जो कंसेप्ट होता है विषम जब संख्याएं होती हैं तो उनका मध्य पद निकालने के लिए वही 5 उंगली वाला एग्जाम्पल,
5 में 1 जोड़ के बाई 2 करिए तो आपको तीसरी उंगली मिल जाएगी। यानी कि जो कुछ दिया है n+1 उस n+1 में 1 जोड़िए अपॉन 2 करिए, ये वहां पद ये वाला मिल जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा n+2/2, यानी कि ये हो जाएगा n/2+1 वहां पद, ये आपका मध्य पद आएगा। अभी तक हम मध्य पद की बात पहुंचे हैं। इसी का कोफिशिएंट जब लेंगे आप तो आपका जो है वो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है आपका ये जो है मैक्सिमम आएगा। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ ये इसको कंटिन्यू यहाँ कर रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा इसे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसको r+1 आप जानते हैं TR+1 इज इक्वल टू NCR, और इस तरह से ये होता है जो भी है। हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो उसका NCR होता है। तो NCR कब होता है, जब आपके पास 1 छोड़ के ये बाकी बचा हुआ ये r कहलाता है। तो आप अगर यहाँ पर TN/2+1वें पद का गुणांक अगर निकालेंगे आप तो वो कितना आएगा, वो आएगा NCR, और R की वैल्यू कितनी होगी ये वाली, यानी कि NCN/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका, अब यहां से कनेक्ट कर दीजिए, n अगर सम है तो सीधे आप याद कर लीजिए कि महत्तम द्विपद गुणांक, अतः महत्तम द्विपद गुणांक, और ये आपका NCN/2 होता है। आप इसे चाहे आप डायरेक्ट रट लें या फिर आप हिसाब लगा के अपना सब, कोई इसमें ऐसी बात नहीं लिखी है जो हमें पहले से नहीं मालूम थी। बस ये है कि आप अगर मन लगा के नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं चीज़ों को, तो आपको ये सब लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। लेकिन ये है कि कभी भी कंफ्यूज हुए तो यही तरीका काम आएगा आपके, क्योंकि एकदम से फॉर्मूला लिखने का मतलब है ना, फिर बात आती है कहाँ से आ गया। करने को तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाएं और क्वेश्चन करा दें, लेकिन उससे ये जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तरह तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे केवल ये लाइक करते हैं कि बस केवल इतना बता देते सर कि एन सम है तो महत्तम द्विपद गुणांक NCN/2 होता है, बस हम याद कर लेते। ऐसे करके आप याद करेंगे ना तो ऐसी चीज, इतनी चीजें याद करनी पड़ जाएंगी कि सब दिमाग से बाहर होने लगेंगी आपको। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जिनको डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट याद कर लें, और जिनको समझ के पूरा करना है तो वो समझ लें। लेकिन इससे यह है कि आपकी लॉजिकल पावर मजबूत होती है। लॉजिकल पावर आपकी केवल यहीं पे काम आएगी आपकी, वो पूरे सब्जेक्ट्स में, पूरे जिंदगी में काम आती है, हर चीज में काम आएगी आप। नहीं तो जो जैसा बताता रहेगा आप उसी हिसाब से घूमते रहेंगे। फिर से समझा दीजिए, देखिए अच्छा, देखिए जब हमारी पावर यहाँ पे सम है तो पावर सम होगी तो इसका मतलब उसके अंदर पद जो है वो विषम होंगे, n+1 यानी कि एक ज्यादा होता है ना पद, तो टोटल टर्म विषम हो जाएंगे। विषम का मतलब आप 5 उंगलियां समझ लीजिए, जो मैंने एग्जांपल बताया था पिछले वीडियोस में। 5 उंगली के केस में आप बीच वाली उंगली तीसरी कैसे निकालते हैं, तो 5 में 1 जोड़ के बाई 2 करते हैं। तो कुल पद ये हैं, तो कुल पद जो भी हैं उनमें 1 जोड़ के बाई 2 करिए तो आपका मध्य पद निकल आएगा। तो मध्य पद के लिए मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया, सॉल्व करके n/2+1 आया। ये अच्छी बात है कि 1 किनारे मेरा खिसक आया। तो अब देखिए, अब इस पद को जब निकालेंगे TN/2+1 में पद का गुणांक क्या होगा, तो देखिए TR+1 में पद का गुणांक NCR होता है, तो TN/2+1 में पद का क्या होगा, तो R की जगह क्या रख दोगे, n/2, तो वही R की जगह मैंने n/2 रख दिया। अब सीधे कनेक्ट कर दीजिए, n सम है तो सीधे उसका महत्तम पद का द्विपद गुणांक मैं बता दूं, द्विपद नहीं बोला जाता ज्यादा, केवल गुणांक बोला जाता है। ठीक है ना, गुणांक का मतलब ये मत समझिए कि और भी चीजें आएंगी, इसका मतलब केवल द्विपद गुणांक ही होता है। तो ये इस तरह से NCN/2 निकलता है। तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये केस तो हमारा खत्म हो गया। अब केस सेकंड पे आइए। केस सेकंड, जब n विषम है, तो देखिए n तो विषम है, पावर तो इसकी विषम है, लेकिन बात वही है कि जब टोटल टर्म्स देखे जाएंगे, अतः कुल पद कितने होंगे, कुल पद में तो एक जोड़ना पड़ता है, n+1 होते हैं, ये आपके फिर क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। किसी भी विषम संख्या में, जैसे 5 है, एक जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएंगे, यानी कि सम हो जाएंगे। और जब सम हो गए टोटल टर्म्स तो फिर यहाँ पे 2 मध्य पद आ जाएंगे। अब देखिए 4 उंगलियों वाला केस देख लीजिए, 4 उंगली में मध्य पद कैसे निकलते हैं। एक आपका निकलता है 4/2 यानी कि n/2, और दूसरा निकलता है n/2+1 यानी कि 4/2 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, दूसरी और तीसरी उंगली दोनों निकलती हैं। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला जो है वो आप रट लेंगे। तो 2 मध्य पद होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो n/2 होगा, तो n/2 का मतलब क्या हुआ, टोटल टर्म्स तो यहाँ पे n+1 है ना,
तो जितने टर्म्स है बाई 2 कर दीजिए और एक बार उसी बाई 2 में +1 कर दीजिए, n+1/2 +1 वहां पद, ये वहां पद तथा ये दो मध्य पद होंगे जा करके, इसमें चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना। अब देखिए मैं जरा इसे इधर ले आ रहा हूं, जब मैं इनके द्विपद गुणांक निकालने की कोशिश करूंगा तो द्विपद गुणांक में देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, TR+1 = तो इसका द्विपद गुणांक NCR होता है, मतलब मेरा 1 सेपरेट है तब जो बचेगा वो R होता है। आप यहाँ पे देखो 1 सेपरेट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 सेपरेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को लिखेंगे n-1/2 +1 वां पद तथा n+1/2 +1 वां पद। ये मैंने क्या किया, ये मैंने 1 सेपरेट किया है, वो तो वही रखा, ये तो वही है, लेकिन ये वाले में देखिए क्या किया है, n-1/2 +1 करेंगे तो n- एलसीएम लोगे अगर तो +2 बनेगा, यानी कि n+1/2 ही आएगा। ये 1 सेपरेट क्यों किया समझ गए आप, ये इसलिए क्योंकि r की वैल्यू निकल पाए, तो r की वैल्यू मेरी एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी, तो इनके द्विपद गुणांक क्या क्या होंगे, ये वाले पद तो मध्य पद हुए, और इनके द्विपद गुणांक तो एनसीआर आर का मतलब क्या हुआ, ये n-1/2 तथा एनसीआर इसका एनसी और आर का मतलब n+1/2, ये जो है महत्तम द्विपद गुणांक होंगे। और जाहिर सी बात है ये दोनों सेम ही आएंगे, ये करके देखा जाएगा तो ये दोनों सेम आएंगे। क्लियर हो गया आपको, ये सारा लफड़ा जो है वो इसी बात का है कि जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, तभी हमें TR+1 का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, तभी हमें जो है वो ये सब चीजें दिक्कतें आती हैं हमें। तो जब n विषम है तो आप सीधे अब याद कर सकते हैं कि द्विपद गुणांक मैक्सिमम वाले कौन से होंगे, NC n-1/2 और NC n+1/2, ये वाले होंगे जा करके। अच्छा मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ भी दे दूं आपको कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज पढ़ रहे हैं, और हमने इससे पहले देखिए अगर आप x+y का होल स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, x² + y² + 2xy। अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल के जैसे मैंने बताया था तो x² + 2xy + y² इस तरह से होता है। ये देखिए पहला टर्म होता है, ये लास्ट वाला टर्म और ये बीच वाला टर्म। देखिए अगर इवन है यहाँ पे तो टोटल टर्म ऑड हुए, और सेंटर वाले का द्विपद गुणांक देखिए 2, ये मैक्सिमम आया। ये आपका पहला केस था जो मैंने मिटा दिया, केवल एक मध्य पद होगा और उसका गुणांक मैक्सिमम होगा। देखिए इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 2 आ रहा है, समझ गए। अब अगर यहीं पे x+y का क्यूब कर लें, ऑड पावर कर लें, तो देखिए दो मध्य पद आ जाएंगे। कैसे, x² + y² + 3xy x+y, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये तो जानते हैं ना। तो अगर इसका फॉर्मूला ये है तो देखिए इसमें क्या होगा, ये तो लिखने का तरीका है, आप इसको अंदर लिखिए 3x² y + 3xy² और y² लास्ट में। देखिए ये बाइनोमियल से एक्सपेंड हो आएगा। अब देखिए 3 है तो यहाँ 4 है पद, और देखिए दो मध्य पद होंगे, ये और दोनों के गुणांक देखिए क्या है, 3 3 बराबर है। तो जो द्विपद गुणांक हम NC n-1/2 और NC n+1/2 निकाल रहे थे वो एक्चुअली ये 3 3 निकलेंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मुझे बताइए, ये बिल्कुल ये सरल शब्दों में एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, और वो जो है जनरल लेवल पे फॉर्मूले निकाले गए हैं, इसलिए हो सकता है वो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगे और यहाँ पर ये जो है ये आसान लगेगा। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, समझ में भी आ गया होगा। 1 + x⁸ के प्रसार में सबसे बड़ा, मतलब महत्तम ही कह रहा है, सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। जरा देखिए कैलकुलेट करके, देखिए मैं बताता हूँ इसको, शायद मेरे निकालने में देखिए क्या कुछ गलती हो। देखिए हेयर n = 8 है जो कि सम है, तो सम है इसका मतलब टर्म्स तो विषम होंगे ना, तो सीधे हम अतः महत्तम गुणांक = क्या था, NC n/2, यही तो था। इसका मतलब 8C n 8/2 यानी कि 8C4, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 8 माइनस 4, फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, एक फैक्टोरियल 4 खोल दो, 4 3 2 1, एक फैक्टोरियल 4 कट गया, तो ये आएगा आपका कितना, 4 2 जा 8, इससे कटा, हाँ ये तो सब कट रहा है, 3 2 जा 70 आ रहा है इसका मतलब, हाँ सही है, इसका मतलब बुक में ही गलत है आंसर। देखिए अब ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम जो है वो आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे अपने, महत्तम द्विपद गुणांक के बजाय अब महत्तम पद ज्ञात करना है हमें, मैक्सिमम टर्म निकालनी है। तो आप हेडिंग डालें x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करना, टू फाइंड मैक्सिमम टर्म इन द बाइनोमियल इन द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है, इसलिए आपको रिजल्ट याद करें या फिर मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान दें, जैसे भी आपको करना है। देखिए महत्तम पद की भी यही कहानी है, जैसे आपका समझ लीजिए एक्स स्क्वायर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, या फिर आपको मैंने दूसरे केस में x प्लस वाई का होल क्यूब बताया था, तो दो टर्म भी हो सकते हैं, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, दो भी टर्म हो सकते हैं और एक भी टर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हम ये मान लेते हैं, माना x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में टी आर प्लस 1वां पद महत्तम है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक टर्म अगर लेंगे आप तो वो विषम पदों के लिए आएगा, और अगर r प्लस 1 लें, मतलब सम पदों की संख्या लेंगे, तो फिर आपके दो मिडिल टर्म आएंगे, एक तरह से दो टर्म आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। तो वो कैसे कंडीशन इंक्लूड करी गई है उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्टार्ट किया आपने ये वाले से ज्यादा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब जैसे मान लिया सपोज दो मिडिल हैं, एक आपका टी आर प्लस 1वां पद हो गया, और एक मान लिया टी आर उससे पिछला वाला ये पद हो गया, मतलब एक आरथ पद हो गया, एक r माइनस 1th पद हो गया। तो आप ये देखिए इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें हम, तो टी आर प्लस 1 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू टी आर, ये हम लिख सकते हैं। आप इस बात पे नजर डालिए जरा भाई, देखिए अगर अगर ये विषम पद रहे होते तो फिर आपका ये मध्य पद होगा, यही मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर मान लिया सपोज करिए ये इवन टर्म्स रही, दो मध्य पद होने, तो फिर ये इक्वल टू वाली कंडीशन सेट हो जाएगी, जैसे वो x प्लस वाई के होल क्यूब में 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर आ रहा था, तो दोनों टर्म जो है सेम उसके मैक्सिमम होने लगेंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो इस कंडीशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको अगर लेफ्ट में ले आए हम, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब देखिए टी आर प्लस 1 का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसका क्या करूं मैं, तो इसके लिए आप देखिए टी आर को अगर करना है तो पहले आप प्लस 1 अलग करो, प्लस 1 अलग करोगे तो माइनस 1 यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप, यानी कि वो टी आर प्लस 1th टर्म है, तो ये टी आर माइनस उसे एक कम वाला टर्म है, तो आर माइनस आर की वैल्यू वहां पे आर है, तो इसमें आर की वैल्यू आर माइनस 1 पुट होगी। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब ये वाला टर्म लिखा जाएगा तो आर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम आर माइनस 1 से, तो एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस आर माइनस 1 ए टू द पावर आर माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप देख रहे हैं, चैप्टर सारे वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो आपको इस बात पे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लें। देखिए इसको ऊपर वाले को खोल दीजिए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, नीचे वाले को खोलिए ये बड़ा अपॉन ग्रेटर इक्वल टू 1, नीचे वाले को खोलिए फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर एन माइनस आर, नीचे हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1, ये ए टू द पावर आर और ये ए टू द पावर आर माइनस 1। एक्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, ए को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, इसको देखिए फैक्टोरियल एन कट गया, ये ऊपर कर दीजिए, तो ये आएगा फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, ये ऊपर चला गया, अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एक्स टू द पावर एन माइनस आर है, नीचे से ये पहुंचेगा तो माइनस एन प्लस आर माइनस 1, ये चिन्ह पलट दिए मैंने, साइन पलट दिए, और इंटू ए टू द पावर जब आप करोगे तो
मिटा दूं क्या इसे? ए टू द पावर करोगे तो r माइनस r प्लस 1 ये सब आएगा और ग्रेटर इक्वल टू 1। ये देखिए इस तरह से आएगा। ये कुछ हिस्सा मैंने मिटा भी दिया है। क्लियर कट कैलकुलेशंस हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें से देखिए फैक्टोरियल r माइनस 1, ये r ले लीजिए बाहर तो यहाँ भी फैक्टोरियल r माइनस 1 आ जाएगा। इसमें से एक कम करना है तो n माइनस आर प्लस 1 बाहर ले लीजिए तो ये फैक्टोरियल n माइनस आर बनेगा, नीचे भी फैक्टोरियल n माइनस आर है। देखिए ये कटा, ये इससे कटा। अच्छा उसे मिटा ही देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज करेगा फिर। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, x टू द पावर माइनस 1, a टू द पावर r से r कैंसिल, a टू द पावर 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। यहां से ये बनता है आपका n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, x नीचे ले जाओ तो इंटू a बाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें कि हम कुछ नहीं, ये सब नियम कानून नहीं जानना चाहते, हमें बस वो बताओ कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, तो आप फिर ये फॉर्मूला याद रखें। अब देखिए इसमें आप जो है वो a और x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं आपको, जो मैं अब नीचे लिख रहा, जो मैं इसके नीचे लिखना है वो ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, है ना। उपरोक्त सूत्र में x व a के मान रखेंगे और यहां पर ध्यान रखना है a का मान पॉजिटिव ही रखा जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर x माइनस ए टू द पावर n है तो आप ऐसा नहीं है कि a की वैल्यू नेगेटिव रख दें। हमें देखिए मैक्सिमम निकालना है। माइनस क्या करता है, मैक्सिमम चीज को भी मिनिमम बना देता है। तो हमें मैक्सिमम टर्म निकालनी है, हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। तो इसलिए a की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट होगी, a की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करनी है। और x और a की वैल्यू ये सब रख देंगे इसमें हम, ठीक है ना। और तथा r का मान निकालेंगे। अब r का मान जब निकलेगा तो ये जो है वो r का मान लेस आर इक्वल टू, जैसे ग्रेटर इक्वल टू चल रहा है कैलकुलेट और अपॉन में r है, तो r की वैल्यू लेस आर इक्वल टू यहां पर एक नंबर आएगा, संख्या आएगी, ठीक है ना। एज इस फॉर्मेट में निकलेगा, ये बॉक्स में एक नंबर आएगा। अब नंबर आपका जो है कैसा है उसके ऊपर फिर केस बनेंगे। उपरोक्त सूत्र में x और a के मान रखेंगे, a का मान हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है और r का मान इससे बेस पे निकालेंगे। r की वैल्यू जो आएगी आपकी सॉल्व करके वो r लेस आर इक्वल टू समथिंग क्वांटिटी आएगी। अब ये जो क्वांटिटी समथिंग आई है इसके बेस पे डिसाइड होगा कि आप r की वैल्यू क्या लेंगे। अगर r की वैल्यू आपकी जो संख्या है, दो केस नहीं बनते हैं। केस फर्स्ट, ये जो संख्या आई है ये पूर्णांक नहीं है। जैसे मान लिया सपोज करिए ये जो है r लेस आर इक्वल टू 5/2 आया, तो देखिए r जो है वो पद पद को डिनोट करता है ना, पहला पद दूसरा पद, r की वैल्यू 0 डालो तो पहला पद, r की वैल्यू 1 डालो तो दूसरा पद, r की वैल्यू 2 डालो तो तीसरा पद। तो r जो है हमेशा इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए कि r की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2.5 है, तो आप देखिए या तो r की वैल्यू लेस देन लीजिए या इक्वल टू लीजिए। अब r की वैल्यू इक्वल टू ये जो सही बटे में लिखा हुआ है 2.5, इतनी वैल्यू कैसे हो सकता है, r तो हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो इसलिए फिर लेस देन जाइए, तो लेस देन पे जाएंगे तो 2.5 से कम इंटीजर कौन सा निकलेगा, 2 निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अगर संख्या आपकी जो है पूर्णांक नहीं निकली, मान लिया 2.5 निकली, तो उस केस में आप 2.5 से सब पास वाला जो लेसर में जो इंटीजर है नियरेस्ट, वो इंटीजर आप ले लेंगे उसमें। तो उस केस में r का मान इससे कम नियरेस्ट लोअर इंटीजर होगा। मतलब उससे थोड़ा सा, उससे पहले नंबर पे जो आ रहा है नियरेस्ट, वो इंटीजर ले लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 2 ले ली जाएगी। जैसे अगर किसी का r जो है वो इज लेसर इक्वल टू 5 3/8 निकल रहा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 ले ली जाएगी। पूर्णांक लेना है तो नियरेस्ट, उससे नजदीक और लोअर वाला, लेसर वाला, नियरेस्ट लेसर। कोई ऐसा ना करे 5 के बाद 6 पे पहुंच जाए ना,
5 सही 3/8 से बराबर या छोटा होना है, बराबर नहीं हो सकता तो उससे छोटा 5 लिया जाएगा। एग्जाम्पल लिख दीजिए चाहे, एग्जाम्पल r लेस आर इक्वल टू 5 3/8 है तो r का मान 5 होगा। तो अगर r 5 निकला है तो टर्म कौन सा मैक्सिमम होगा? अतः r प्लस 1वां पद महत्तम होगा, महत्तम होगा। r पे नहीं डिसाइड होता है टर्म, दिख रहा है? हाँ ठीक है, r प्लस 1वां पद महत्तम होगा। अब आप चाहें तो उसकी वैल्यू tr+1 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में 5 आया तो ये 6वां पद जो है वो महत्तम आएगा। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, कंडीशन गलत याद कर लेते हैं कि r लेस आर इक्वल टू 5 3/8 है तो छठा पद कैसे महत्तम हो गया। तो एक्चुअली r की वैल्यू 5 होगी तो पद एक नेक्स्ट वाला निकलता है, तो इसका मतलब छठा पद महत्तम होगा। या कई बार लोग जल्दबाजी में r की वैल्यू 5 ही लेके बस 5वां पद महत्तम होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा पद महत्तम है, फिर अगर ये भी पूछा है कितनी वैल्यू है उसकी, तो फिर उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर आप r की वैल्यू 5 ही पुट करेंगे उसमें। और अगर मान लिया केस सेकंड निकलता है आपका संख्या पूर्णांक है, तो उस केस में फिर क्या होगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखिए tr+1 मैक्सिमम माना था और tr उससे पिछला वाला माना था, तो ऐसे केस में फिर आपके दोनों पद महत्तम होने लगेंगे। जैसे मान लिया सपोज करिए r की वैल्यू आपकी 5 आ जाए, ठीक है ना, तो r जो है आपका लेस आर इक्वल टू है ना, तो एक इक्वल टू वाला और एक लेस वाला, यानी कि 5 और 4 संख्या पूर्णांक है, तो r का मान पूर्णांक व उससे एक कम पूर्णांक, उससे एक कम पूर्णांक होगा। मतलब r की वैल्यू जो होगी, एक तो r होगी और एक r-1 होगी। अतः महत्तम पद कौन से होंगे? अतः महत्तम पद जो होंगे वो इसके हिसाब से देखो तो tr+1वां, और इसके हिसाब से देखो तो tr1। देखिए यही पदों की संख्या और r की वैल्यू में जो हेर फेर होता है, यही चीज इस बाइनोमियल थ्योरम को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मेरा साफ मतलब यही है कि आप इस फर्क को पहचानें। अगर चाहो तो आप इसको पलट के भी लिख लो चाहे, है ना, rth और r+1th, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, उल्टा दिख रहा है। चलो मैं यही कर देता हूँ, r की वैल्यू r-1 और r हो जाएगी, यानी कि महत्तम पद जो हो जाएंगे इसके हिसाब से आप tr कहोगे और इसके हिसाब से tr+1वां पद, ये दोनों पद जो हैं आपके महत्तम कहलाएंगे। मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं, अगर r इक्वल टू 5 आंसर आया, r लेस आर इक्वल टू 5 आया, तो आपका r की वैल्यू 4 और 5, एक वो और एक उससे कम, क्योंकि tr+1 और tr उन्हीं के डिवीजन से तो हमने स्टार्ट किया था। अब इसके बेस पे टर्म कौन सी होंगी, तो पांचवी और छठी टर्म वो मैक्सिमम होंगी। इसको, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से, और नोट्स दोबारा से देख लीजिएगा। जहां पे आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं वहां पे आप हाइलाइटर लगाइए या पेन से अपने आप लिख दिए। मतलब जहां पे आपके भटकने के चांस है खुद लिख दो कि यहाँ पे ये चांसेस हैं आपके इस बात को भूल जाएंगे, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें, हाईलाइटर लगा के रखें। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, यदि x इक्वल टू 4, यदि x इक्वल टू 4 तो 4 माइनस 3x, तो 4 माइनस 3x टू द पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो, के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है और a इज इक्वल टू -3x ना लेके केवल 3x लेंगे। क्लियर है? मैंने कहा था पॉजिटिव ही लेते हैं भले ही उसके अंदर नेगेटिव दिया हो। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर a बाई एक्स से लेस आर इक्वल टू 1 से, इसमें जरा वैल्यू रख के निकालिए और लास्ट में आप जाके x की वैल्यू वो पुट कर देना 4, या शुरू में ही पुट कर दो 4, पहले वैल्यू डाल दो। n की वैल्यू 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर,
a की वैल्यू 3x अपॉन x की वैल्यू 4, नहीं x a अपॉन x, a की वैल्यू ये और x की वैल्यू 4, ठीक है, और लेस आर इक्वल टू 1। अब इसमें जो x बचा वो x की वैल्यू जो है वो 4 पड़ जाएगी इसमें। तो r मुझे ये बताइए r लेस आर इक्वल टू कितना निकल रहा है, और सही बटे में बताइएगा। जैसे फ्रैक्शन आएगा ना तो उसको इतना सही, इतना बटा इतना, ऐसे करके मुझे मैसेज लिख के बताइए। ये मैं बता देता हूँ आपको, शायद इतना आ रहा है, r लेस आर इक्वल टू 6/3 आ रहा है, 6 सही 3/4। ये 6/3 है ना, तो 6 लेंगे r की वैल्यू, अतः r इज इक्वल टू 6। अतः सातवां पद महत्तम होगा, अतः सातवां पद महत्तम होगा। ये इसका आंसर हुआ। अब अगर आपको T7 निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल दें, हालांकि बुक में नहीं निकाला है। T7 इज इक्वल टू यानी कि T6 + 1 यानी कि NCR x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r। तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 पड़ जाएगी, तो n आपका 8 है, c 6, और x का मतलब हो गया 4 टू द पावर n माइनस आर यानी कि 8 माइनस 6, और a टू द पावर r मतलब 3x टू द पावर आपका कितना हो गया 8। पद निकालने में फिर आप वहाँ या ना माइनस डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पद की वैल्यू निकल रही है। यहाँ पर तो उसका नंबर पता करना था, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। फाइनली x की वैल्यू 4 भी डाल देंगे आप, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि महत्तम पद कौन सा है ये ज्ञात करना है, तो उसकी वैल्यू न निकालें तो भी चलेगा, यहाँ तक ही बुक में आंसर है, अदरवाइज आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ नहीं आया? अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, देखिए ये 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और x की वैल्यू आप 4 डाल दीजिए, तो इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 लेस आर इक्वल टू 1, 4 4 कट गया, ठीक है ना। तो 8 माइनस आर प्लस 1 इंटू 3 इज लेस आर इक्वल टू आर उधर पहुंच गया, 8 तियां 24, 8 प्लस 8 और 1 9 माइनस आर हो जाएगा ना, तो 9 तियां 27 माइनस 3r इज लेस आर इक्वल टू आर। ये उधर ले जाइए, तो 27 लेस आर इक्वल टू आर प्लस 3r। अब आप ये देखिए 27 इज लेस आर इक्वल टू 4r। अब इसको पलट के जब लिखेंगे आप, 4r इधर लिखेंगे और 27 उधर लिखेंगे, तो 4r ग्रेटर है ना, तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए आप उसको बड़े वाली चीज को इधर लिख रहे हैं बस, तो बड़ा वही रह तो रहेगा, तो इसलिए जब इधर उधर करते हैं तो उस केस में ये साइन पलट जाता है। आप बस ऐसे देखा करिए कि जो बड़ा है वही बड़ा रहे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, मैं इसको इधर कर देता हूं, r ग्रेटर इक्वल टू, ये साइन ग्रेटर इक्वल टू होता है, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू होता है भाई, फॉर्मूला गलत लिख गया मैं, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर इक्वल टू, ये ग्रेटर इक्वल टू, ये ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि बाद में ही लेसर इक्वल टू आना चाहिए ना, ग्रेटर इक्वल टू, और ये आपका लेसर इक्वल टू, तो आर लेसर इक्वल टू जो है वो 27/4 यानी कि 4 छंग 24 और 3 27, ये हमने जो है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया, 4 छंग 24 3 27, हाँ 6/3 ये चीज ये निकाल के रखी थी मैंने यहाँ पे। इसीलिए नहीं आ रहा होगा तुम्हारा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही उल्टा लिखे हुए बैठे थे हम। ठीक है, अब तो क्लियर हो जाएगा ये। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, और आंसर भी बताई दे रहा हूं, आप इसको ट्राई कर लेना बस। क्वेश्चन लिखिए 2 माइनस 3x टू द पावर 7, 2 माइनस 3x टू द पावर 7 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें, के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें जबकि x इक्वल टू 2, जबकि x इक्वल टू 2। तो देखिए फिर से आप इसे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मैं बस इतना बताता हूं कि r की वैल्यू इसमें लेस आर इक्वल टू 6 आएगी, तो जो आप r लेंगे वो आपका r इक्वल टू 5 एंड 6 होगा। तो पद कौन से होंगे, 5 + 1 यानी कि 6th, और 6 + 1 यानी कि 7th। तो महत्तम पद जो होंगे वो छठा और 7वां पद होंगे। बाकी इनकी वैल्यू निकाल के रख देंगे तो वो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लीजिएगा। एक आपका इंटीजर वाला ये हो गया और एक फ्रैक्शन वाला उधर हो गया, दोनों वैरायटी कंप्लीट हो गई हैं। दोनों हमारे कंसेप्ट जो हैं वो थोड़ा टेढ़े थे, पर कोई बात नहीं, हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ने हैं।
तो ये उनके लिए कंसेप्ट है। आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स फाइनल प्रिपेयर कर दीजिएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसके ट्राई करिएगा। कल हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, थोड़ा नया चीज़ स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो फिर यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।